वेरिएबल्स। अब ये लास्ट एग्जांपल है आज के लेक्चर के लिए। ठीक है, हमने एक तीसरा एग्जांपल भी पेज 128 पे जो दिया हुआ है उसको भी हम अब डिस्कस करते हैं कि इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पर देखें कि तीन इक्वेशन दी हुई हैं। तीनों इक्वेशंस में तीन वेरिएबल्स पाए जा रहे हैं, तीन ही कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं, तीनों कांस्टेंट हैं, मतलब तीन हर इक्वेशन में कांस्टेंट एलिमेंट ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड क्या है कि आपने मैट्रिक्स ऑफ ए बनाया और उसके साथ कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स साथ में पार्टीशन के फॉर्म में लिखा, एक मैट्रिक्स बना लिया। अब इसको हमने रिजॉल्व करना है इनटू रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। किसको? बाय रो ऑपरेशंस। सिर्फ ए को करने की कोशिश करनी है, जिसकी वजह से बी में इसमें खुद बहुत चेंज आएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेंज होता जाएगा और आप इसको कन्वर्ट करते जाएंगे। मसलन हम ये बहुत दफ़ा आप कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको बार बार लिख नहीं रही, बता नहीं रही। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप देखें कि हमने इसको किया, वन ऑलरेडी मौजूद था, वन के नीचे मैंने टू और थ्री को रो ऑपरेशंस ये वाले करके मैंने ज़ीरो कर दिया। उसके बाद मैंने इस -4 को हटाने के लिए मैंने और इसको वन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पूरी रो को -1/4 से डिवाइड 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें जी, वन आ गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वन के नीचे भी ज़ीरो करना था। इस इस वन के नीचे ज़ीरो करने के लिए मैंने -8 से मल्टीप्लाई किया रो टू को और फिर रो थ्री में ऐड कर दिया, जिससे ये ज़ीरो हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस्ड एशेलॉन में जा रहा है। ठीक है, अब ये पूरा कन्वर्ट हो गया, ये वाला जो मैट्रिक्स था ये कन्वर्ट हो गया इनटू एशेलॉन फॉर्म, क्योंकि हर रो का जो नंबर ऑफ ज़ीरो थे वो बढ़ गए, या दूसरे लफ्ज़ों में लीडिंग एलिमेंट जो था, नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो था वो वन था। ठीक है, और बाकी जो थे वो सारे उससे पहले आते थे वो सारे ज़ीरो थे। यही हो गया। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें देखा, अब मैंने रिड्यूस में जाना था, तो इस वन के ऊपर भी मुझे ज़ीरो करना था, तो मैंने दूसरा R2 और R1 को ऐड किया, जिससे R1 चेंज हो गई है। अब नाउ योर ए हैज़ बीन कम्प्लीटली रिड्यूस्ड टू रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, अब इसकी तरफ देखें। आपने देखा कि रैंक ऑफ ए क्या है, इसकी देखो, ए को देखा जाए, ए यहाँ तक था। ठीक है, ए को देखा जाए तो इसका वन रो नॉन ज़ीरो, दूसरी रो नॉन ज़ीरो, तीसरी ज़ीरो, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इज़ 2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को देखें, वो यहाँ तक था, पहला नॉन ज़ीरो रो, दूसरी नॉन ज़ीरो रो, तीसरी नॉन ज़ीरो रो, 3। यानी रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी से छोटा हो गया, बराबर नहीं है जी दूसरे लफ्ज़ों में। ठीक है, अच्छा। अब हम आगे आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक चीज़ की हमने नोट भी कर ली। अब जब मैं इसको लिखूंगी, इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस इस मैट्रिक्स को, तो देखो फर्स्ट रो के मुताबिक बनता है x + 7/4 z इज इक्वल टू -1/4। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, वो आ जाएगी y -1/4 z इज इक्वल टू -5/4। तीसरी इक्वेशन से क्या आता है, यहाँ 0x + 0y + 0z इज इक्वल टू 4 आ जाता है, जो कि एक इक्वेशन नॉट पॉसिबल है। यहीं से आपको हिंट मिल गया ना। यानी कि अब पिछली जो सेकंड एग्जांपल थी, सेकंड एग्जांपल में क्या आता था, 0z इज इक्वल टू 0 आ जाता था। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो इम्पॉसिबल, एब्सर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन आपके पास अगर तीन अननोन्स हों और तीन इक्वेशंस दी हुई हों, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आप अपनी लीनियर अलजेब्रा से आप सीख कर आए हैं, लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका है। तो चुनांचे अब हमारे पास रह गई दो इक्वेशन जो कि सॉल्व नहीं हो सकती हमसे, जब तक कि हमारे पास तीसरी चीज़ ना आए। ठीक है, तो फिर ये साबित हुआ, एक तो आपकी इक्वेशन ये जो है नॉट सॉल्वेबल है, दिस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इन तो फिर हमने क्या जाहिर किया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, अगर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो रैंक ऑफ ए विल बी डिफरेंट फ्रॉम रैंक ऑफ ए बी। ठीक हो गया। पीछे दोनों जो एग्जाम्पल किए थे उसमें या तो एक का सलूशन आया था, ठीक है, और दूसरे का इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस थे। किस वजह से? क्योंकि एक इक्वेशन जो थी वो ऐसी आ जाती थी जो कि एब्सर्ड तो नहीं होती थी, मगर उसमें आप एक वेरिएबल किसी को, अगर आप जनरल कोई फॉर्म ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, तो वो इक्वेशन वो जो वेरिएबल था, अगर किसी भी वेरिएबल की अपनी तरफ से कोई वैल्यू दे दें, तो सारी इक्वेशन के बाकी के भी जो वेरिएबल्स थे वो निकल आते थे, तो वो सॉल्वेबल थी।
ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि अगर मैट्रिक्स मेथड से आपने किसी होमोजीनियस मेथड, लीनियर होमोजीनियस मेथड को सिस्टम को आपने सॉल्व करना है, तो आपको क्या देखना होगा? आपको जनाब देखना होगा कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है इट शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक हो गया। दूसरी बात इस मेथड में आपने क्या देखनी है, एक तो बराबर हो, ठीक है, और दूसरी बात आपने ये देखनी थी, या दूसरे लफ्ज़ों में आपने देखा कि रैंक ऑफ ए क्या आ गया था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या थे इन सिस्टम्स में? 3 थे, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स से छोटा आ जाता था, उतना नहीं आता था जितने वेरिएबल्स थे। ये भी नोट कर लिया ना। तो चुनाचे हमने कहा कि कोई भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस जो है वो सॉल्वेबल कब होगा? जबकि जो रैंक ऑफ ए जो है वो जो है वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर आ जाए तो कंसिस्टेंट होगा, या फिर उसके एक सॉल्यूशन या उससे ज़्यादा सॉल्यूशंस पाए जाते हैं और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जिसमें जो है वो रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर ना आए तो फिर सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा, उसको आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। एक और हिंट यहाँ से हमें मिला था कि अगर रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ अननोन से, यानी जो वेरिएबल जितने भी इन इक्वेशंस में इन्वॉल्व थे लीनियर इक्वेशंस में, उनसे कम आ जाता है तो भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट था या वो सॉल्व नहीं हो सकता था। ठीक हो गया। ये हमने बात की फॉर द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ आ गया होगा। चुनांचे अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, और होमवर्क में क्या है जनाब? आपने इक्वेशन जो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.5 का उसके 3 पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं, ठीक है, और वो भी करने हैं, और तीसरा सवाल जो है वो भी करना है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। इसके दरमियान में मैं आपको हिंट देती रहूँगी और डेट ऑफ सबमिशन भी मैं डाल देती हूँ आपको, ठीक है, स्लाइड के शक्ल में। थैंक यू बेटा।